नमस्कार दोस्तों, FOID ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम कारक पढ़ रहे थे और अपने कर्म कारक चल रहा था, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने 4 नियम पढ़ लिए थे और हम अगले अपने 5वें नियम पे चलते हैं। तो देखिए, अपना 5वां नियम होगा उपान्व अध्यावसाय। तो अपना 5वां नियम उपानु अध्यावसाय, यानी कि इसका अर्थ समझते हैं कि उप उप अनु अधि और आ, ये आ आदि उपसर्ग आदि उपसर्गों के बाद यानी कि उप अनु, यानी उप अनु अधि और आओ आदि उपसर्गों के बाद वस धातु आने पर या होने पर इन सब उपसर्गों इनके आधार, यानी कि उपसर्गों के आधार की कर्म संज्ञा होती है या हो जाती है। और हम सबको पता है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो उप अनु अधि आ उपसर्ग होने पर और उनके बाद, इन उपसर्गों के बाद वाक्य में वस धातु का प्रयोग हो तो वहां पर अपना कर्म कारक होगा। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इधर देख लेते हैं। उदाहरण, ठीक है। तो पहले हम इनका देखते हैं कि इनसे क्या क्या शब्द बनते हैं। उप और वस के जुड़ने पर क्या शब्द बनेगा वो देखते हैं पहले। तो अपना पहले ले लेते हैं अपने 1 नंबर पे उप के साथ वस धातु जोड़ने पर उपवस्ती, यानी कि इसका अर्थ होगा कि पास में रहना या रहता है, ठीक है। और अपने 2nd नंबर पे आएगा अनुवस्ती, ठीक है। तो अनुवस्ती का अर्थ हो जाएगा कि पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। और वस्ती का अर्थ होता है रहना। तो पीछे रहता है या पीछे रहना, ठीक है। और अपने 3rd नंबर पे आएगा अधिवस्ती, और इसका अर्थ हो जाएगा अधि सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है। अधि में सप्तमी विभक्ति भी होती है। तो इसका अर्थ हमने यहाँ पर लिया है कि में रहता है, यानी कि सप्तमी विभक्ति का साइन क्या है, यानी कि उसका चिन्ह क्या है? में। तो उसमें अधि लगता है तो वहाँ पर अपने जाएगा इसका अर्थ में रहता है, यानी कि में रहता है। और अपने 4th नंबर पे आएगा आवस्ती। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि रहता है, ठीक है। हमने चारों उपसर्गों को वस धातु से जोड़कर इनका अर्थ देख लिया है और अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हम इधर देख लेते हैं। ठीक है, इधर हम उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने हो जाएगा कि मोहन
मोहन मोहन वन के पास रहता है या वन में रहता है, कुछ भी ले लेते हैं, वन में रहता है। यहाँ पर वन के पास ही ठीक रहेगा अपने, वन के पास रहता है, यानी कि वन के समीप रहता है, वन के पास रहता है, रहता है। ठीक है, इसको हम संस्कृत में बदलते हैं। तो देखिए मोहन, मोहन का क्या हो जाएगा, ये अपना कर्ता है, तो मोहन का हो जाएगा मोहन। हमेशा कर्ता के साथ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, अपना कर्ता हो गया। अब इसमें क्रिया क्या है, क्रिया आपने रहना है। तो और यहाँ पर हम कर्म कारक पढ़ रहे हैं, तो इसमें रहना यानी कि पास में रहना, उसके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो अपने वन में कौन सी विभक्ति होगी, वनम, यानी कि कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। ये अपने इसका साइन यानी कि चिन्ह आ गया, अपने कर्म कारक का चिन्ह। ठीक है, मोहन वनम, पास में रहने को क्या बोलते हैं, उपवस्ती। उपवस्ती यानी कि पास में रहना या पास में रहता है, तो मोहन वनम उपवस्ती, उपवस्ती। ठीक है, मोहन वनम उपवस्ती। तो अपने इस पास में रहने के कारण इस शब्द से अपने इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो गई। तो सेकंड नंबर पे एक उदाहरण फिर से देखते हैं कि हरि वैकुंठ वैकुंठ में रहते हैं। ठीक है, हरि कहाँ पर रहते हैं, वैकुंठ में, यानी कि विष्णु भगवान कहाँ पर रहते हैं, वैकुंठ धाम में। तो ठीक है, इसको हम संस्कृत में बदलते हैं कि हरि, यानी कि विष्णु भगवान, हरि के साथ विसर्ग आएगा। ठीक है, कर्ता के साथ हमेशा विसर्ग आता है। ठीक है, हरि वैकुंठ, यानी कि अपना ये हो गया, ये अपने कर्म कारक हो गया, इसमें क्या होगा, कर्म होगा। ठीक है, वैकुंठ, वैकुंठ के अपन क्या लगाएंगे, आधा म, यानी कि अलंत वाला म। ठीक है, तो वैकुंठम। अब में रहता है, यानी कि मैं कहाँ पे अपने में रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अधिवस्ती। ठीक है, हरि वैकुंठम अधिवस्ती, अधिवस्ती। ये अपने वाक्य कंप्लीट हो गया, हरि वैकुंठम अधिवस्ती। ठीक है, तो हमने इस नियम को भी पढ़ लिया और अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला नियम पढ़ते हैं। तो अपना 6वें नंबर पे आएगा, यानी कि 6 नंबर पे अपने अगला नियम आएगा कि अभी अभी नि विशश्च, अभी नि विशश्च। तो इसका अर्थ देखते हैं कि अभी, अभी व नि उपसर्ग, अभी और नि उपसर्ग के बाद विशेष, यानी कि विष धातु, विष धातु के आने पर या होने पर, धातु के आने पर, अभी वह नि उपसर्ग, सॉरी यहां पर उपसर्ग भी आएगा, इसको यहां से दोबारा देखते हैं कि अभी वह नि उपसर्ग के साथ विष, विष धातु के आने पर इनके आधार की, इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, होती है।
और अपने कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, यानी अभी व नी उपसर्ग के साथ विश धातु के आने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यानी कि अभी और विश, अभी नी और विश तीनों एक साथ आने पर उस वाक्य में कर्म कारक होगा। तो देखते हैं वाक्य से इसको समझते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, राम कहाँ पर गया, यानी राम गांव में प्रवेश करता है। तो इस धातु का यानी कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, अपने यहाँ पर देख लेते हैं। इस शब्द का अर्थ होगा कि प्रवेश करना। ठीक है, तो इन सब शब्दों का अर्थ क्या होगा, प्रवेश करना। तो राम गांव में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर अपने एक तो हमें ये मिल गया कि प्रवेश करता है, ये शब्द मिलने पर हमें पहचान मिल जाएगी कि इसमें कौन सा कारक होगा। ठीक है, तो प्रवेश करना एक शब्द मिल गया अपने को। तो इसका संस्कृत क्या होगा, अभिनिविष्टे। ठीक है, तो गांव में, यानी कि इसको संस्कृत में बदलते हैं, राम कर्ता के साथ विसर्ग आती हैं। राम ग्रामम प्रवेश करना क्या कहते हैं, अभिनिविष्टे। तो राम गांव में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करना एक तरह से अपने यहाँ पर अपने इस शब्द से हमने यहाँ पर कर्म कारक को पहचाना कि इस वाक्य में कर्म कारक हैं, और ये अपना कर्म कारक का साइन यानी कि चिन्ह है ही सही, अलंत वाला म। तो ये शब्द एक यानी कि अभी, नी और विश, अभी और नी उपसर्ग और विश धातु का एक साथ मिलने पर वहां पर अपने कर्म कारक होगा। तो ठीक है, यहाँ पर अपने कर्म कारक हो गया इस शब्द के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण फिर देख लेते हैं। जैसे कि मोहन विद्यालय में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसको संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मोहन, तो मोहन का संस्कृत में क्या होगा, मोहन, यानी कि ये अपना कर्ता है। ये क्या है, कर्ता, तो उसके साथ विसर्ग लगेगी। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय, ये अपना कर्म हो गया, क्योंकि वो प्रवेश कहाँ पर कर रहा है, विद्यालय में, तो ये अपना कर्म हो गया। और उसके बाद प्रवेश करना, ये अपने ये इस कर्म कारक को पहचानने के लिए एक शब्द है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, अभिनिविष्ट, इसका अर्थ अभिनिविष्टे। ठीक है, तो प्रवेश करना ये अपने मिल ही गए वाक्य में, तो इसका हम कर देंगे कि विद्यालयम, यानी कि कर्म कारक पहचानने पर विद्यालयम। ठीक है, आगे अभिनिविष्टे, यानी कि विद्यालय में प्रवेश करता है। मोहन कहाँ पर प्रवेश करता है, विद्यालय में, तो ये अपना कर्ता हो गया। विद्यालय यानी कि ये अपना कर्म कारक का
पहचान हो गया, और ये शब्द मिला अपन को वाक्य में, ये शब्द मिले तो हमें कुछ भी नहीं देखना, सीधा इसमें कर्म कारक को लगाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अपन बढ़ते हैं अपने 7 नंबर पे, यानी कि 7वें नियम पे। ठीक है, तो अपना 7वां नियम होगा, कर्म कारक का 7वां नियम होगा कि काला अध्वनो रत्यंत संयोगी। काल अध्वनो रत्यंत संयोगी, यानी कि अपने यहाँ पर इस काल का अर्थ क्या होगा? समय, और अध्वन, इसका संधि करने पर काल धन अध्वन, अध्वन का अर्थ होगा मार्ग, और अत्यंत संयोग होने पर, यानी कि काल और मार्ग के बीच अत्यंत संयोग होने पर कर्म कारक होगा। ठीक है, इसको हिंदी अर्थ में अच्छे तरीके से समझते हैं, यानी कि काल, काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल व अध्वन, यानी कि अध्वन यानी मार्ग। काल व अध्वन यानी कि मार्ग में अत्यंत संयोग होने पर वहाँ पर इन दोनों के आधार की, यानी इनके आधार की, के आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, काल व समय यानी काल व अध्वन यानी कि मार्ग में अत्यंत संयोग होने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं अपन कि क्रोसम कुटिला नदी। ठीक है, नदी। ठीक है, नदी का फर्स्ट रूप क्या होता है? सिर्फ नदी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? सॉरी, मैंने पहले संस्कृत लिख दी, पहले हिंदी में देखते हैं कि कोसवर्तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, कोसवर्तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, तो इसको हम संस्कृत में बदलते हैं। कोस, कोस को कहते हैं क्रॉस, संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रॉस। यानी कि इसमें, इस नियम में ये इसकी ये खासियत है कि काल व अध्वन यानी कि मार्ग के बीच अत्यंत सहयोग होने पर गम्यमान यानी कि जो लगातार चल रहा है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो इसमें लगातार क्या है? कोसवर्तक यानी कि नदी क्या है? कोसवर्तक टेढ़ी मेढ़ी है। तो कहाँ तक है? लगातार क्या है? कोस, यानी कि कोसवर्तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है, यानी कि इसमें क्या होगा? अपने कर्म इसमें होगा। कोसवर्तक यानी कि इन शब्दों में अपने कर्म कारक होगा, यानी कि लगातार कोई काम हो रहा है तो उसमें उस चीज़ में अपने कर्म कारक होगा। इसका एक साइन और लगाता हूँ मैं यहाँ पर कि लगातार संयोग होने पर, लगातार संयोग यानी कि इन दोनों के बीच में लगातार संयोग होने पर जिस चीज में जो चीज लगातार चल रही है उसमें अपने कर्म कारक होगा। ठीक है, तो इसका वाक्य बनाते हैं अपन कि अपने कोष भर में कर्म कारक हो गया, तो यहाँ पर आएगा अलंत वाला म। ठीक है, यानी कि क्रोसम, क्रोसम टेढ़ी मेढ़ी क्या कहते हैं? कुटिला। संस्कृत में टेढ़ी मेढ़ी क्या कहते हैं? कुटिला। यानी कि
कोसवर्तक नदी क्या है? टेढ़ी मेढ़ी, तो क्रोसम कुटिला नदी। ठीक है, यानी कि कोसवर्तक नदी क्या है? टेढ़ी मेढ़ी, तो क्रोसम कुटिला नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण फिर देख लेते हैं। मोहन महीने भर से पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मोहन क्या कर रहा है? महीने भर से, यानी कि लगातार क्या हो रहा है इसमें? यह पढ़ रहा है, लेकिन लगातार महीने भर से। ठीक है, तो अपने महीने भर में क्या होगा? कर्म होगा, यानी कि लगातार काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, और लगातार महीने भर से। ठीक है, तो इसको हम संस्कृत में बदलते हैं। मोहन के साथ क्या आएगा? विसर्ग आएगा, यानी कि अपना करता है। और कर्म क्या है अपने इसमें? महीने भर से, यानी कि लगातार। ठीक है, तो महीने को क्या कहते हैं? मासम, यानी कि मास कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? मास। और अपना कर्म कारक होने के कारण इसमें यहाँ पर अलंत वाला म लगेगा। ठीक है, मोहना मासम पुस्तकम अधीते, वो क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो लगातार क्या हो रहा है इसमें? वो पुस्तक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे 1 महीने से या 2 महीने से, यानी कि कितने महीने से पढ़ रहा हो, लेकिन उसका काम क्या है? लगातार पढ़ना है। तो लगातार महीने भर से, तो इसमें क्या होगा? अपना कर्म कारक होगा। और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में होती ही है। ठीक है, तो ये अपने कर्म कारक पूरा हो गया। हमने कर्म कारक को पूरा पढ़ लिया है। अब अगले अपने कारक, तीसरे नंबर के कारक पे क्या है? अपने कर्ण कारक, तो उसको देखते हैं। थर्ड नंबर पे आता है कर्ण कारक। कर्ण कारक अपने थर्ड नंबर पे क्या है? कर्ण कारक। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि पहले संस्कृत में देखते हैं परिभाषा। इसको साधकतम साधकतमम कर्ण कर्णम। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ देखते हैं कि क्रिया की सिद्धि में, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे या सर्वाधिक, जो सर्वाधिक सहायक होता है वह कर्ण कारक कहलाता है। वह कर्ण कहलाता है। ठीक है, साधकतमम कर्णम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है वह कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा फिर है, उसको भी देखते हैं। कर्तृ कर्ण्योस तृतीया। इसका अर्थ क्या होगा कि कर्ण कारक, यानी कि कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है।
और अपने ये हो गया साधकतमम कर्णम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसमें कर्ण कारक होता है। और ये अपने दूसरे नियम पे क्या है, कर्तरी कर्णयों तृतीय, यानी कि इसका अर्थ होगा कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण, वैशाली जल से मुंह धोती है। वैशाली क्या करती हैं, जल से मुंह धोती हैं। तो इसको हम संस्कृति में बदलते हैं, यानी कि अपने कर्ण कारक का साइन, यानी कि चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, से, यानी कि से के साथ स साकम के योग में अपने तृतीय विभक्ति होती है और कर्ण कारक होता है। तो उसका अपने सारणी में अपने प्रतीक चिन्ह देखा था, तो वहाँ पर क्या था, से, यानी कि इसमें अपने वाक्य में समझ में आ रहा है कि इसमें तृतीय विभक्ति और कर्ण कारक होगा। और हम इसको संस्कृत में देखते हैं कि इसको संस्कृत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो वैशाली का क्या होगा, ये अपना कर्ता है तो इसका क्या होगा, वैशाली का वैशाली रहेगा और विसर्ग लग जाएगी, कर्ता के साथ विसर्ग होती है। ठीक है, जल से, यानी कि किससे धोती हैं मुंह, जल से, तो इसका संस्कृत में अपने कर्ण कारक का प्रतीक चिन्ह का क्या होगा, जलेन, यानी कि जल से। एन इसका संस्कृत में चिन्ह हो जाएगा, यानी कि इसका प्रतीक चिन्ह संस्कृत में क्या होगा, एन, तो वो जल के साथ जुड़कर जलेन, यानी कि जल से। ठीक है, तो और जल से मुंह, यानी कि मुखम, मुंह को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मुख, मुख, यानी कि मुखम संस्कृत करते हैं, उसके साथ हलंत वाला म जुड़ जाएगा। लेकिन इस म को आप देख के ये न कर दे कि इसमें भी कर्म कारक होगा। इस मुख के पहले यहाँ पर अपने कर्ण कारक आ गया, पहले शुरुआत से देखते हैं तो पहले अपने कर्ण कारक आ गया, तो दो दो कारक एक वाक्य में हमें साथ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर अपना इसमें क्या होगा, कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो तीन, यानी कि दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को प्रक्षालति, यानी कि प्रक्षालति। ठीक है, वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालति। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कर्ण कारक होगा न कि कर्म कारक। ठीक है, तो ये अलंत सिर्फ यहाँ पर अलंत वाला म इसलिए है, इसको संस्कृत में बदलने के लिए। ठीक है, मुकम होगा यहाँ पर अपने, तो यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। जागृति, जागृति कलम से लिखती हैं। ठीक है, जागृति कलम से लिखती हैं, तो इसमें सहायक क्या हो गया, कलम हो गया, यानी कि पेन हो गया। ठीक है, वह किससे लिखती हैं, कलम से, यानी कि इसमें ससाकम के योग में अपने कर्ण कारक होता है, तो यहाँ पर सहायक क्या है, यह कलम हो गया। तो लिखने की क्रिया में कौन सहायक है, अपन ने क्या पढ़ा था कि क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता, सबसे ज्यादा सहायक होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कारक कहलाता है। तो लिखने की क्रिया में कौन सबसे सहायक है, कलम है, कलम के बिना वो लिख नहीं सकती। तो इसको संस्कृत में बदलते हैं। देखिए, जागृति अपने कर्ता हो गया, ठीक है, कर्ता के साथ विसर्ग, और कलम के साथ अपना यह कर्ण कारक का प्रतीक चिन्ह जुड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर कलमेन, यानी कि एन जुड़ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपने कलमेन यानी कि कलम से, ठीक है। क्या करती हैं? लिखती हैं, तो लिखती, ठीक है। जागृति कलमेन लिखती, ठीक है। जागृति कलम से लिखती हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर ये चिन्ह आ ही गया, आपको समझ में आ ही गया होगा कि संस्कृत में से का एन हो जाता है और इस कारण यहाँ पर अपने कर्ण कारक हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज कर्ण कारक की परिभाषा पढ़ ली, उसके 2 उदाहरण देख लिए, उनमें हमने कर्ण कारक को समझा कि वो वाक्य में किस प्रकार मिलेगा और किस प्रकार हम उसको संस्कृत वाक्य बनाएंगे, हिंदी वाक्यों का संस्कृत वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।